गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी बसंत भाग 1 का पाठ्यक्रम। आज हम पाठ 12 पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है संसार पुस्तक है। इस पाठ के लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। देखिए बच्चों, हमने इसके पिछले भाग में पढ़ा कि जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, आज़ाद भारत के, और इनको बच्चों से भी बहुत लगाव था और बच्चे इन्हें चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं और इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया। ये जो पाठ है आपका संसार पुस्तक है, ये एक पत्र है जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को लिखा है। और ये जो पत्र लिखा है उस समय इंदिरा गांधी जी 10 साल की थी और वह उन्हें बता रहे हैं कि किस प्रकार से इस पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, कैसे लोग इस दुनिया में आए और उससे पहले इस पृथ्वी पर क्या था। और हिंदुस्तान और इंग्लैंड के बारे में बता रहे हैं कि जो हिंदुस्तान और इंग्लैंड है वो देश के एक छोटे से हिस्से हैं, माना कि वो बहुत बड़ा है लेकिन इस दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। और वह बता रहे हैं अपनी बेटी को कि तुम्हें इस दुनिया के हर एक हिस्से को जानना चाहिए और जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम्हें मोटी मोटी किताबों में इन दुनिया और आदमियों के हाल पता लगेंगे और तुम उन्हें बड़े रोचक और आनंद से उन्हें पढ़ोगे और तुम्हें बहुत अच्छा भी लगेगा। उसके बाद उन्होंने बताया कि ये जो धरती है वो बहुत लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और इस धरती पर बहुत समय तक तो आदमी थे ही नहीं, मतलब सिर्फ आदमी नहीं जानवर भी नहीं थे। और फिर कुछ समय बाद पहले जानवर आए और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर आदमियों और जानवरों से अब ये धरती पूरी भरी हुई है। मतलब हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस धरती पे पहले कोई नहीं रहा होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी वो अपनी बेटी को बता रहे हैं। आगे पढ़ते हैं हम। तुम इतिहास की किताबों में पढ़ सकती हो लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही न हुआ था, किताबें कौन लिखता, तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हो। यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें, यह बड़े मज़े की बात होती क्योंकि हम जो चीज़ चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानियाँ गढ़ लेते। मतलब पहले लोग आदमी नहीं थे तो किताबें कौन लिखता, कौन उनके इतिहास के बारे में बताता। ये इतिहास की जानकारी आपको मालूम हो, ऋग्वेद जो है मतलब उसके बाद से, मतलब ऋग्वेद काल के बाद से ही हमें इतिहास की जानकारी, क्योंकि उसी समय से वहाँ के जो महर्षि, जो आचार्य थे, जो गुरु थे, उन्होंने लिखना प्रारंभ किया और हमारा साहित्य लिखा, हमारा इतिहास लिखा। लेकिन जो कहानियाँ किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए वह कैसे ठीक हो सकती है। लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई पुस्तकें ना होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम उतनी ही बातें मालूम होती है जितनी किसी किताब से होती हो। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी ही चीज़ें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। मतलब हमें किताब ज़रूरी नहीं है कि हमें सारी चीज़ें किताबों से ही मालूम चले। यहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण है, जो पहाड़ है, समुद्र है, नदियाँ हैं, जंगल, जानवर, इनकी जो पुरानी हड्डियाँ हैं, इनके जो अवशेष हैं, इनसे भी हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पहले के ज़माने में किस तरह के जानवर थे, किस तरह के लोग थे, किस तरह की नदी नाले थे, किस तरह के जंगल थे। ये सारी चीज़ें हम पता कर सकते हैं उन अवशेषों के आधार पर। आपने देखा होगा इतिहास के समय में कोई यहाँ नहीं था लेकिन उन किताबों में भी उन्होंने किस बुनियाद पर उन्होंने वो किताबें लिखी है, अवशेषों के आधार पर। आज भी आप देखते हो जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई हो रही है, इतिहास पढ़ते हो ना, उसमें यही है कि सिंधु घाटी सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, ये सारी चीज़ें कहाँ से, उनकी खुदाई, उनके अवशेषों के आधार पर ही हमें पता चलता है, जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें। अब जो नेहरू जी हैं वो कह रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम दूसरों के लिखे हुए किताबों के आधार पर ही जानें कि इतिहास क्या है। हमें खुद भी मेहनत करनी चाहिए, खुद भी प्रयास करना चाहिए, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ो। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर
तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो कितनी मज़े की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। मतलब क्या कह रहे हैं कि एक छोटे से पत्थर का टुकड़ा भी तुम्हारे लिए कुछ नई चीज़ बना सकता है, लेकिन तुम्हें उसमें क्या करना चाहिए, उसके अंदर झांकना है, तुम्हें उसे पढ़ना है, तुम्हें उसे महसूस करना है। समझ में आ रहा है ना? कोई ज़बान उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए नहीं, सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताबों से पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता कि यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया? मतलब आपने देखा होगा कि एक छोटा सा पत्थर गुड़कता गुड़कता पहले खुरदुरा होता है, जैसे पहाड़ से गिरता है तो चारों तरफ से नुकीले हिस्से होते हैं, धीरे धीरे गिरता गिरता गुड़ता पड़ता कैसा हो जाता है, चिकना हो जाता है, चमकीला हो जाता है। और उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होगा। ये गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता है। फिर यह रोड़ा कैसे, कितना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकते हो। मतलब तुम उसके ज़रिए पता कर सकते हो कि वो कैसे गोल हुआ है, कैसे चिकना हुआ है, कैसे इतना चमकीला हुआ है। ये कब होगा? जब तुम बिल्कुल उसको अपने अंतर मन से महसूस कर पाओगी। अगर तुम्हारी आँख देखे और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजर गए हों, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था, ठीक उसी टुकड़े की तरह जिसमें किनारे और कोने थे, जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले आया। वहाँ से एक पहाड़ी नाले से ढकेलकर उसे एक छोटे छोटे दरिया में पहुँचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुँचा। दरिया का मतलब क्या होता है? नदी, समुद्र ना। इसी बीच में वह दरिया के पैंदे से लुढ़कता रहा, उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गए। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया। मतलब ये बता रहा है कि जो पहाड़ से निकला एक रोड़ा, एक पत्थर का टुकड़ा किस तरह से चमकीला और चिकना हुआ है। पहले वो धीरे धीरे लुढ़कता हुआ नाले में आया, फिर दरिया में आया, फिर बड़े दरिया में उससे लुढ़कता हुआ वह छोटे दरिया में आया, फिर चिकना घिसता हुआ चमकदार हो गया और एक छोटे कंकड़ का रूप उसने ले लिया। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह और छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा बन जाता। जर्रा मतलब एक कण, बालू मिट्टी का एक कण बन जाता। मतलब एक बड़ा पत्थर का टुकड़ा घिसते घिसते एक छोटा सा कण बन सकता है और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता है जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते हैं। बालू के घरौंदे मतलब बालू मिट्टी के घर बनाते हैं। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता तो पहाड़ और दूसरी चीज़ें से जो तुम्हारे चारों तरफ है हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती है। मतलब ये बता रहे हैं कि अगर तुम किसी चीज़ को अपने अंतर मन से पहचानोगे, अंतर मन से मतलब अपने मन में अगर तुम्हारे मन में जिज्ञासा होगी किसी चीज़ को जानने की, तो तुम एक निर्जीव चीज़ को भी सजीव बना सकते हो। ठीक है ना? इसी प्रकार का संदेश जो ये पाठ है, ये पत्र है, इसमें यही बात का संदेश दिया है कि आप किसी भी चीज़ को मतलब निर्जीव मत समझो। हर चीज़ में एक आत्मा होती है, हर एक चीज़ सजीव होती है, लेकिन ज़रूरत है आपको उसको जानने की, उसको पहचानने की। धन्यवाद।